नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एक चैनल एग्जाम लीजेंड्स यूपीएससी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसको हम लोग काफ़ी एक्सप्लेन करके, हालांकि हम लोगों को पता है कि जो एनसीईआरटी है वो खुद अपने आप में एक समरी है, तो समरी की समरी पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होगा और जो कि यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को डिकोड करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के हर एक वर्ड का मतलब अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो भी इस चैनल में आए हो, नए आए हो, हालांकि अभी ये नया स्टार्टिंग हुआ है, तो जो भी नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इन फ्यूचर। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो ज्योग्राफी में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किस क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और 12th तक की जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो कंप्लीट एनसीईआरटी जो है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है दोस्तों? सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसी को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए जो एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी में शुरुआत की गई है वो की गई है पूर्णिमा से या फुल मून नाइट से, मतलब कि पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा की रात से। पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये महीने में एक बार आता है। आप लोगों को पता होगा पूर्णिमा में काफ़ी तिथि त्यौहार भी पड़ जाते हैं। किसमें? अपने हिंदू धर्म में, या और भी मान्यता है, चंद्रमा की मान्यता बहुत है। जैसे कि मुस्लिम में चांद देखा जाता है, ईद का चांद देखा जाता है। तो चांद का एक अहम रोल है अपने धार्मिक आस्थाओं में भी, धार्मिक मान्यताओं में भी। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण चंद्रमा वाली जो ये रात है इसी को कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा, या इसी को कहते हैं फुल मून नाइट। फुल मून नाइट मतलब कि पूर्ण चंद्रमा। पूर्णिमा का मतलब पूर्ण चंद्रमा की रात। ठीक, याद रखना। और अगर पूछ दे कि पूर्णिमा जो है ये महीने में कितने बार पड़ता है, तो दोस्तों याद रखना महीने में एक बार पड़ता है। और अगर पूछ दे कि अमावस्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। तो दोस्तों नए चंद्रमा की रात को याद रखना आप लोग, नए चंद्रमा की रात को पूर्णिमा मत लगा देना कि सभी को लगे कि पूर्णिमा में जो है वो पूरा चांद दिखता है, पूरा कंप्लीट चांद जो है वो विजिबल होता है, फुल मून। तो उसमें आप लोग ये ना करना कि नए चंद्रमा की रात में पूर्णिमा लगा देना। नए चंद्रमा की रात से मतलब है कि अब जो चांद है वो नया फिर से जो है वो पूरा होगा। मतलब कि अब जो जितना पूरा होना था हो चुका। एक हिसाब से मान लीजिए कि जैसे बच्चा नया जन्म होता है, छोटे से बड़ा होता है, उसी तरह जो है नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं, इसमें चांद जो है वो एकदम दिखना बंद हो जाता है, एकदम दिखना बंद हो जाता है। मतलब कि एक हिसाब से ये कह दे कि जो चांद है वो नहीं खत्म होता है, या ना वो होता है चांद जो है उसमें जो है लाइट पड़ना बंद हो जाती है, और जिसमें हमको लाइट दिखना उसमें बंद हो जाती है। कुल मिला के ये जो है इसी रात को हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या की रात, या न्यू मून नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट, याद रखना। अब दोस्तों याद रखना, पूर्णिमा के 15 दिन बाद ये जो है ये घटना होती है, मतलब कि अमावस्या जो है वो पड़ती है। अब देखिए इसके आगे क्या कहा गया है? सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड के बारे में बताया गया है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती हैं। ठीक, वे सभी वस्तुएं एनसीईआरटी में इसकी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी गई है। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच इज शाइनिंग इन स्काई इन द नाइट। ठीक, शाइनिंग इन स्काई इन द नाइट। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ठीक, वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, या खगोलीय पिंड कहते हैं। चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा, सूरज, तारे जितने भी हैं, जितने भी उल्का पिंड है, एस्ट्रॉयड है, मेटेओराइट्स हैं, या क्षुद्र ग्रह है, ऐसी जो भी चीज़ है जिसको हम लोग पृथ्वी में खड़े होकर ऊपर देखेंगे, और जो भी चीज़ें अब आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देंगी, ठीक, आकाश में, वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, या खगोलीय पिंड कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आता है प्लैनेट, ग्रह के बारे में बताया जाता है। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह दोस्तों कहते हैं ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश ना हो। ऐसे, हालांकि अभी हम लोग आगे तारे के बारे में पढ़ेंगे, स्टार के बारे में पढ़ेंगे। स्टार किसे कहते हैं? जिनके पास खुद की ऊष्मा व प्रकाश होता है। ठीक, अभी हम लोग ये भी देखेंगे
कि स्टार बनता कैसे है, ठीक, एक तारे का जन्म कैसे होता है और उसका जो है अंत कैसे होता है, या तारा जो है अपनी अंतिम अवस्था को कैसे प्राप्त करता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है क्लास 6 की, लेकिन वो अभी हम लोग जान लेंगे, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेनेट ग्रह के बारे में कह रहा है ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की उष्मा व प्रकाश ना हो, जैसे कि अपना पृथ्वी। अगर हमारी पृथ्वी को आप लोग चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा की भांति पृथ्वी जो है वो चमकती हुई नजर आएगी, लेकिन क्या पृथ्वी का खुद का प्रकाश है? खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी किससे अपना प्रकाश प्राप्त करती है? अपनी ऊर्जा उष्मा वो सूर्य से प्राप्त करती है। हालांकि पृथ्वी नहीं, जितने भी 8 ग्रह हैं या जितने भी ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल में है, वो सब किससे, या हम लोग एक शब्द में, एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि जितने भी ग्रह हैं या हमारे सौर मंडल में जितने भी चीज़ है सूर्य को लेकर, सूर्य को छोड़कर, उनकी सबकी उष्मा का जो स्रोत है, उनकी सबका उष्मा का स्रोत सूर्य है। यहाँ तक कि जो सूर्य है वो तो तारा है ना, तो ऐसे ही असंख्य तारे हैं, मतलब कि असंख्य तारे हैं। असंख्य मतलब कि 100 अरब गैलेक्सी होती है और हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। हर तारे का अपने ग्रह होते हैं, ठीक, अपने ग्रह होते हैं, और उनका जो सोर्स होता है एनर्जी का, उष्मा का और लाइट का, प्रकाश का, वो कौन होता है? वही तारा होता है। सूर्य भी एक तारा है, हालांकि वो हमारा तारा है, तो उसका हम लोगों ने क्या कर दिया है? नाम दे दिया है, उसका नाम सूरज लिख दिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य हमारा कैसा है, नया तारा है या इसकी एज कितनी है, कहाँ पर है ये, और ये गैलेक्सी में किस जगह पर है, केंद्र पर कैसे तारे होते हैं, और जो गैलेक्सी की सरफेस होता है, बाहर की सतह, मतलब कि जो किनारा होता है गैलेक्सी का, वहाँ पर कैसे तारे होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो समझा के दोस्तों, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की उष्मा व प्रकाश ना हो, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। और याद रखना, ये जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। ग्रह क्या करते हैं? वो सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं, याद रखना आप लोग। और ये जो चक्कर है वो कैसे लगाते हैं? वो चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार में। कैसे लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, ठीक, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में या ऑर्बिटल में जो है ये क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ठीक। तो यही होती है क्या? यही होती है ग्रह की डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, एनसीईआरटी में बताया गया है कि प्लैनेट, ग्रह के बारे में बताया गया है। आखिर जो ये प्लैनेट शब्द है ये कहाँ से आया? तो दोस्तों याद रखना, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से ही ये शब्द आया। क्या? प्लेनेट, जिसका अर्थ हम लोग हिंदी में जिसको कहते हैं ग्रह। और प्लेनेटाई का जो अर्थ है वो होता है परिभ्रमण या वांडरर, ठीक, परिभ्रमण करना या वांडर करना। परिभ्रमण मतलब होता है अपने ही अक्ष के परता घूमना या स्पिन करना, ठीक, स्पिन करना, याद रखना, ठीक। एक क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है, तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के परता, ये परिभ्रमण की बात हम लोग कर रहे हैं, अपने अक्ष के परता जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब, ठीक। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनका जो है वो उल्टा घूमते हैं, ठीक। अभी हम लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अब ये देखिए, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। भैया सौर मंडल में अभी हमने बात की, सूर्य है, सूर्य तो केंद्र में है सौर मंडल के अपने, और जितने भी ग्रह हैं उसका चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ और है कि पहले कई लोगों ने कहा, बहुत ही विद्वान थे वो भी, भैया शुरू में इतना नहीं नॉलेज होता है ना, तो किसी को कुछ भी कहना वो सही नहीं होगा, है ना। अपने नॉलेज के हिसाब से अगर हम लोग तब के लोगों को देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा वो, उनकी सोच देखिए कैसे थी, भले वो सही नहीं बता पाए। कुछ ने बताया कि जो पृथ्वी के चारों ओर, कुछ है ना, कुछ विद्वानी थे, है ना, यूरोपियन विद्वान और भी थे। कुछ ने बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी केंद्र पर है, और सूर्य और जितने भी ग्रह हैं वो उसका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, ये बताया गया। लेकिन फिर कॉपरनिकस ने क्या बताया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है। याद रखना, ये किसने बताया था? ये कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और जितने भी ग्रह हैं वो किसका चक्कर लगा रहे हैं? दोस्तों वो चक्कर लगा रहे हैं किसका? सूर्य का। जितने भी सूर्य केंद्र में और जितने भी ग्रह हैं, यहाँ तक कि उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड, वो किसका चक्कर लगा रहे हैं? वो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। हालांकि इस पर जो है, जो वहाँ के कैथोलिक चर्च वाले थे, चर्च के जो पादरी थे, उन्होंने क्या किया था, वो कॉपरनिकस को घेर लिया था कि, और कहा था ये तुमने कैसे कह दिया, मतलब उनको लगा कि जो भगवान ने कह दिया, जो जीसस ने कह दिया वही सही है, उनका कहना था ये। उन्होंने कहा तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। हालांकि बाद फिर कॉपरनिकस जो थे उन्होंने अपनी बात को वापस लिया, है ना, लेकिन बाद में वही जो था वही सच हुआ। और फिर हालांकि ऐसा होता है, धर्म में बहुत ज़्यादा अंधा भी नहीं होना चाहिए, चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, हकीकत को एक्सेप्ट करना ही चाहिए।
और आप लोगों को तो बिल्कुल करना चाहिए। आप लोग यूपीपीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपसे तो जरूर ये उम्मीद की जाती है। सूर्य प्लस 8 ग्रह देखो, हालांकि पहले 9 ग्रह थे, लेकिन बाद में जो था, बाद में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरे ग्रह की कक्षा को था, वो काट रहा था, ठीक, दूसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा था या काट रहा था, तो इसलिए अब 8 ग्रह हैं उपग्रह, ठीक, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह। याद रखना, अपनी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? वो चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऐसे ही मंगल के 2 फेमस है, फोबोस डिमोस जो है, ठीक, वो उपग्रह। शनि का टाइटन जो कि सबसे बिगेस्ट उपग्रह। अभी हम लोग सब अच्छे से देखेंगे, ठीक, आप लोगों को बस बने रहना, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रह नहीं जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छूट जाए। फिर देखिए क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ठीक, ये होते हैं। उसके बाद हम लोग धूमकेतु भी पढ़ेंगे कि धूमकेतु आखिर किसे कहते हैं, सब इसी चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इतना समझा गया यहाँ तक। अब देखिए ये एक क्वेश्चन और आता है, सूर्य से ग्रह की दूरी। तो याद रखना, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए ये ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में आप लोगों को नाम पता होगा तो याद रखना, पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मतलब कि मार्स मतलब मंगल, फिर मरकरी मतलब बुध, फिर वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, एस शनि, सैटर्न, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण है। अगर आपको हिंदी में याद रखना है इसको, देखिए सिंपल से याद कर लीजिए, MVEM जेसन, जे फिर सन, सन मतलब सूरज, MVEM जेसन, MVEM जेसन 4-5 बार आप लोग बोलोगे तो आपको रट जाएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले इंग्लिश में याद करना होगा, तो याद रखें आप लोग इंग्लिश में याद कर लेना, क्योंकि यूपीएससी पीसीएस में कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ देते हैं, तो इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है। तो याद रखना, मरकरी को क्या कहते हैं? ये M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, इधर हम लिखे दे रहे हैं। ये हो गया मरकरी, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया वीनस, ठीक, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मार्स, ठीक, ये हो गया जुपिटर। याद रखना ये सबसे बड़ा ग्रह भी है, कौन? जुपिटर। ये हो गया दोस्तों सैटर्न, शनि, ये हो गया यूरेनस, इसी को कहते हैं हम लोग अरुण, और ये हो गया दोस्तों हमारा नेपच्यून, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वरुण, ठीक। ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे 5-6 बार अगर बोलेंगे तो रट जाएगा। MVEM जेसन, MVEM जेसन मेरे एक स्कूल का नाम था, जिस स्कूल में हम पढ़े थे, MVM मैचलेस विद्या मंदिर, ठीक। तो MVEM मैचलेस विद्या मंदिर, तो हमने MM याद रख लिया था, बीच में ही लगा दिया था, MVEM और जेसन, ठीक। ऐसे आप लोग भी याद कर सकते हैं, या अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना सकते हैं। देखिए खुद से बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। MVEM जेसन। अच्छा देखिए इसका एक, अब जिसको हिंदी में याद करना है तो इसकी एक और ट्रिक है, अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। पहले देखिए मरकरी से शुरुआत होती है, मरकरी बुध को कहते हैं, ठीक। बुध को फिर एक दिन छोड़ दो, बुध के बाद क्या आता है? शुक्र, ठीक। तो यहाँ पर वीनस आ गया, शुक्र। फिर शुक्र के बाद एक दिन छोड़ दो, शनि, रवि, रवि क्या होता है? रवि मतलब छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन कौन? हम लोग तो पृथ्वी पर अपने घर ही पर रहेंगे, पृथ्वी। तो ये मान लीजिए फिर अर्थ, पृथ्वी आ गया। फिर रवि का एक दिन छोड़ दो, सोमवार छोड़ दो, क्या आ गया? मंगल। मंगल को क्या होता है? मार्स, ठीक। फिर मंगल में एक दिन छोड़ दो, मंगल के बाद तो बुध को छोड़ दो, क्या आ जाएगा? बृहस्पति। फिर बृहस्पति को छोड़ दो, शुक्र से क्या आ जाएगा? शनि, मतलब कि बृहस्पति को का एक दिन छोड़ दो, फिर क्या आ जाएगा? शनि। फिर उसके बाद अरुण वरुण याद कर लेना है, तो सिंपल था अरुण वरुण, लास्ट में क्या बचा? अरुण वरुण। या ऐसे याद कर लेना, MVEM जेसन, जैसा आपको सुविधा की दृष्टि से आपको सही लगे वैसे आप लोग याद कर लेना, ठीक। याद जरूर कर लेना, जरूरी है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ है उसकी सूर्य से दूरी कितनी है। तो दोस्तों याद रखना, जो अर्थ है उसकी सूर्य से दूरी कितनी है? तीसरे नंबर पर। मतलब कि दूरी के मतलब है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है, कितने नंबर पर है दूरी के मामले में। तो याद रखना वो तीसरा सबसे पास ग्रह है, ठीक। तीसरा नियरेस्ट ग्रह है या थर्ड नियरेस्ट ग्रह है। तीसरा सबसे पास का ग्रह है किसके? सूर्य का। सबसे पास में कौन है? बुध, ठीक। मरकरी। उसके बाद कौन है? शुक्र और पृथ्वी को जो है अभी हम लोग एक ग्रह करके अच्छे से पढ़ लेना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। इतना समझ में आया?
अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। अच्छा, ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य से एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक खिंचाव बल द्वारा बंधे हुए हैं ना, तो ये दूर नहीं जाते हैं, वो सूर्य से क्या होते हैं, दूर नहीं जाते हैं। इसीलिए जो है ये सूर्य का चक्कर लगाया करते हैं, खिंचाव बल काम करता है, जिससे क्या है ये सूर्य का चक्कर लगाया करते हैं। और याद रखना, सूर्य हमसे कितना दूर है पता है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़। इसीलिए जो है खिंचाव बल में अपनी अपनी जगह पर है। अगर बहुत ज़्यादा पास आ जाए तो सूर्य इसको अपने में संभाले, है ना। इसलिए सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि जो चंद्रमा है वो हमसे कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर। और चंद्रमा बहुत छोटा है, पृथ्वी से भी छोटा है ना, लेकिन फिर भी हमको सूर्य के समान ही बड़ा दिखता है, हल्का छोटा दिखता है, क्योंकि हमसे काफ़ी पास है। और बहुत सारे जो तारे हैं वो सूर्य से भी बड़े हैं, सूर्य से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो हमको बिंदी टाइप का दिखते हैं। कितना कैसा दिखते हैं, एक बिंदु टाइप का दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे इतना दूर है, इतना दूर। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉक्सिमा जो सेंचुरी है, जो सबसे पास का तारा है, सबसे पास का तारा हालांकि सूर्य है, लेकिन उसके बाद कौन है फिर, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन आप लोग को आश्चर्य होगा जान के कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अगर हम लोग लाइट की स्पीड से चले, मतलब प्रकाश की चाल से चले, मतलब कि अगर हम लोग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो देखिए एक लाइन यहाँ से ये भी आ गई कि प्रकाश की चाल कितना है। दोस्तों याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चाल है। फिर भी सूर्य से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड कुछ ऐसे लग जाते हैं। ठीक, जनरली याद रखिए लगभग, है ना, कितना, 8 मिनट लग जाता है। तब देखिए वो 8 मिनट लग जाता है जब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो वही है जो सबसे जो पास का तारा है सूर्य के बाद, मतलब कि जो हम लोगों का जो सेकंड नियरेस्ट तारा है ना, तो वो कौन सा, या कहते हैं कि सूर्य का सबसे पास का तारा कौन सा है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और वहाँ तक अगर हम लोग जब 1 सेकंड में, आप लोग इमेजिन कीजिए, 1 सेकंड में जब हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलेंगे, ठीक, 1 सेकंड में 3 लाख, तो सोचिए कि 6 सेकंड में कितना हो गया, 18 लाख। कितना हो गया, 18 लाख। 60 सेकंड में कितना हो गया, बहुत हो गया, 180 लाख किलोमीटर। 180 लाख किलोमीटर बहुत हो गया, मतलब 1 करोड़ 8 लाख किलोमीटर। जब ऐसे चलेंगे तब जाके हम लोगों को 4 साल लग जाएगा। ठीक, कितना लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, 4 साल पहुँचने में। समझ लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर। और चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर हमारे पृथ्वी से। ठीक, अभी भेजा गया था, चंद्रयान भेजा गया था, है ना। सोचिए वो कितनी जल्दी पहुंच गया था। अब ये देख लीजिए, समझिए चंद्रमा और ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है हम लोगों से। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो जो ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अभी तक भी जो भी डेफिनेशन लाई गई है या जो भी सोचा गया है, वो भी एक अनुमान की तरह चल रहा है। बहुत विस्तृत है ब्रह्मांड। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसका आप लोग क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि जो तारे हैं, तारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का निर्माण कैसे होता है, वो कैसे अपना जीवन काल पूरा करते हैं, इनकी एज क्या होती है, सूर्य की एज क्या होती है। सूर्य की एज आप लोग अभी हम लोग समझ लेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए सूर्य जो हमारा है वो लगभग 5 अरब साल पुराना हो चुका है, 5 अरब साल। और इसकी जो एज है वो 10 अरब साल मापी गई है। ठीक, आकी गई है 10 अरब साल। तो अभी हम लोग ये समझ सकते हैं जो सूर्य है अभी काफ़ी टाइम है इसके पास। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब दोस्तों हम लोग तारों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तारों की एक छोटी सी डेफिनेशन जान लीजिए जो कि एनसीईआरटी में दी गई है कि ये जो है तारे जो है वो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ठीक है, ये वेरी बिग एंड हॉट होते हैं। ठीक, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, यहाँ तक कि कुछ तारे जो हैं वो सूर्य से 100 गुना ज़्यादा बड़े हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब सूर्य से 100 गुना बड़े हैं तो ये इतने छोटे छोटे क्यों दिखते, काफ़ी बड़े क्यों नहीं दिखते। तो दोस्तों हम लोगों से इतना दूर है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने भी आपसे बात की कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो सबसे पास तारा है, मतलब सूर्य के बाद जो दूसरा नियरेस्ट तारा है, वहाँ पहुँचने में कितना लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, 4 साल। वो भी कब, जब हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, मतलब कि लाइट की स्पीड से चलेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों, लग जाएगा 4 साल लग जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि तारों का निर्माण कैसा होता है। ठीक, तारों का निर्माण, तो देखिए तारे हिस्सा किसका होते हैं, तारे किसी न किसी गैलेक्सी का हिस्सा होते हैं। ठीक,
और जो गैलेक्सी है वो मिलके क्या बनाता है, वो वही पूरा ब्रह्मांड बनाती है। क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाती है। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो 3 गैलेक्सी है, 3 गैलेक्सी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक, सुपर क्लस्टर। हालांकि वो जो है एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए तारे जो होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि तारों का निर्माण क्या होता है। ठीक, तारों का निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तारों के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए तारे क्या होते हैं? तारे पहले एक विरल गैस के रूप में, विरल गैस के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? विरल गैस के रूप में। कैसे होते हैं? विरल गैस के रूप में। याद रखना आप लोग, कैसे होते हैं? पहले होते हैं ये एक विरल गैस के रूप में। फिर क्या होता है? जो गैस है वो आपस में पास आती है, जो गैस है वो पास आती जाती है। ठीक, गैस जब पास आती है तो क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? जब गैस पास आता है, जब ये जो गैस है जब वो पास आती है तो एक बादल के रूप में बन जाती है। क्या रूप ले लेती है? एक बादल का रूप ले लेती है। बादल का रूप ले लेते हैं। ऐसा क्या होता है? जब इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण, काफी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो एक बादल, एक सघन बादल का रूप ले लेती है। ठीक, जो ये विरल गैसें हैं। ठीक, इसमें धूल, गैस है ना, काफ़ी चीज़ होती है। तो जब ये बादल का रूप लेती है तो काफ़ी सघन हो जाता है, काफ़ी सघन हो जाता है। फिर ये और पास आता है। अच्छा ये याद रखना, जब ये बादल का रूप लेती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? निहारका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निहारका। और इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है इसको? नेबुला। ठीक, इसी को नेबुला या निहारका कहा जाता है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। निहारका या नेबुला इसी को कहते हैं। फिर क्या होता है? ये जो बादल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से और ज़्यादा पास आते हैं, तो इनमें क्या होता है? घर्षण होने लगता है। क्या होता है? घर्षण होता है, और काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। देखिए जब ये पास आएंगे तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोजन फॉर्म में होते हैं। फिर हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन एकदम पास आके, हाइड्रोजन पास आके क्या करता है कि मतलब, अब देखिए ये जो बादल के रूप में थे, क्या करेंगे? काफ़ी पास आ गए, काफ़ी सघन हो जाएगा। सघन मतलब कि काफ़ी इतने सघन हो जाएंगे कि इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये मिलके एक इतना ज़्यादा समझ लीजिए, इतना ज़्यादा तापमान, ऊर्जा। अच्छा ऊर्जा कैसे उत्सर्जित करेंगे? देखिए हम लोगों को पता है तारों, सूर्य जो है वो सूर्य की इतनी बड़ी ऊर्जा का वो स्रोत क्या है? तो वो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है उसी से इतनी बड़ी जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब 4 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं कि हीलियम का नाभिक एक बनाते हैं। ठीक, हीलियम का बनाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन जो अभिक्रिया है, रिएक्शन उसे कहते हैं। यही जो इसमें होने लगती है, जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 4 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं आके, तो क्या बनाता है? एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। फिर उसमें बहुत सारी जो है वो एनर्जी जनरेट होती है, उससे काफ़ी मात्रा में ताप निकलता है। तो जो ये सब है, ये काफ़ी, मतलब कि ये समझ लीजिए कि बादल जो है वो इतने ज़्यादा पास आ जाते हैं, कोई एक तारे का रूप ले लेते हैं। और जो कुछ जो है वो काफ़ी, कुछ की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, कुछ बहुत बड़े होते हैं आकार में, कुछ सूर्य से भी थोड़े छोटे हो सकते हैं। अब ये भी हम लोग बात करेंगे कि इनका जो अंत है या इनका जो अंतिम अवस्था है वो कैसे होती है, वो सब हम लोग समझेंगे। ठीक, तो इतना समझ आ गया। सबसे पहले ये विरल गैस के रूप में होते हैं, फिर ये पास आते हैं, बादल का निर्माण करते हैं, निहारका या जिसको नेबुला कहते हैं। फिर ये और पास आते हैं, सघन होते हैं। ठीक, जब ये और पास आते हैं तो इसमें अभिक्रिया होने लगती है, काफ़ी अभिक्रिया होने लगती है। फिर इससे काफ़ी नाभिकीय संलयन, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसमें होने लगती है। इससे फिर काफ़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में ये हो रहा होता है। काफ़ी, ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा, इसका जो व्यास होता है इन बादलों का काफ़ी लाखों किलोमीटर में होता है। ठीक, जो इनका व्यास होता है वो काफ़ी ज़्यादा वृहत होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये जो है फिर इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जितने भी डस्ट होते हैं वो ताप से क्या बदल जाते हैं? प्लाज्मा में। इनके अंदर क्या होता है? फिर प्लाज्मा आ जाता है, वही क्या बन जाते हैं? तारे बन जाते हैं। याद रखना, क्या बन जाते हैं? तारे। ठीक, इनके अंदर होती कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना आप लोग। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है।
बस यही कहानी होती है तारों की। अब देखिए तारों में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी हम लोग देखेंगे तारों का अंत कैसे होता है, लेकिन पहले कुछ जो और भी चीज़ें हैं तारों के मामले में वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक, हम लोग ने पढ़ा है कि जो तारों की संख्या कितनी है, लगभग 100 बिलियन, मतलब कि 100 अरब से ज़्यादा है। ठीक, 100 अरब से ज़्यादा, ये हम लोगों ने अनुमान लगाया है या अपनी रिसर्च के अनुसार से वैज्ञानिकों ने पता किया है। तारे कितने हैं दोस्तों, तारे हैं 100 बिलियन या हम लोग कह सकते हैं 100 अरब। ठीक, और ये होते किस में, एक गैलेक्सी में, मतलब कि एक गैलेक्सी में, ये जैसे ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है। ठीक, आकाशगंगा याद रखना, ये गैलेक्सी है, हम लोग की गैलेक्सी कैसे है, ऐसे है। ठीक, इसी में जो है, इसमें क्या है, अच्छा कुछ क्वेश्चन और बन जाएंगे, ये भी लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी याद रखना, ये हमारी गैलेक्सी का नाम है, सबका नहीं, मतलब कि जो मंदाकिनी है वो एक गैलेक्सी है, लेकिन सभी गैलेक्सी मंदाकिनी है, याद रखना। लेकिन जो मंदाकिनी है वो एक गैलेक्सी है, याद रखना। या गैलेक्सी को ही हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। ठीक, इसको याद रखना, ये क्या है, ये है आकाशगंगा। अभी देखना, इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आप लोग को पता चलेगा। आप लोग सोचेंगे कि ब्रह्मांड मतलब कि जो ये अच्छा हाँ, और एक चीज़ याद रखिए, ये जो गैलेक्सी है, ये देखिए एक गैलेक्सी है और इसी में 100 अरब तारे हैं। कितने, 100 अरब या 100 बिलियन तारे हैं। कितने, 100 बिलियन तारे। ठीक, ये देखिए यहाँ पर जो है वो 100 बिलियन तारे जो है इसमें जो है 100 बिलियन तारे हैं। और याद रखना, ये जो केंद्र होता है, केंद्र, यहाँ पर खूब सारे ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल मतलब कि जब तारे अपने अंतिम अवस्था में पहुँचते हैं, जब वो अंतिम अवस्था में पहुँचते, जब अपना ताप आप खो देते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो एक ब्लैक होल बन जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं, गैलेक्सी के केंद्र में। ठीक, ब्लैक होल, या इसी को हम लोग कह देते हैं कृष्ण विवर हिंदी में, याद रखना। ठीक, ब्लैक होल, हालांकि ब्लैक होल के नाम से ज़्यादा आता है, लेकिन यूपीएससी आपको पता है कैसी हिंदी इस्तेमाल करती है, यूज करती है। ठीक, तो इसको लिख लो कृष्ण विवर। ठीक, इंग्लिश में भी हम लोग हर एक चीज़ का इंग्लिश में भी नाम बताएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्लास में। ब्लैक होल, कृष्ण विवर। अब देखिए ये जो केंद्र है इसको कहते क्या है दोस्तों, इसी को कहते हैं बल्ज, याद रखना, इसको क्या कहते हैं, बल्ज। और जो नए तारे होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं। कहाँ होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों, इस साइड होते हैं, उसके जो किनारा होता है गैलेक्सी का, वहाँ पर होते हैं जो नए तारे होते हैं। और सूर्य भी हमारा यहीं पर कहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए खुशी की बात है, अच्छी की बात है कि अभी सूर्य जो है वो काफ़ी समय तक जीने वाला है। उसकी जो है उम्र अनुमानित लगाई गई है लगभग 10 अरब साल, 10 अरब साल, और जिसमें से अभी उसने सिर्फ कंप्लीट किया है 4.7 अरब। ठीक, तो अभी तो हम लोग पता नहीं कितने बार मर के जन्म ले ले, या पता नहीं जन्म होता है कि नहीं होता है। ठीक, वो कुल मिला के हम लोग जो है अभी सेफ है, हम लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, इतना समझाया। अब देखिए इसके पास क्या होता है, फिर यहाँ पर होता है नक्षत्र होते हैं, फिर तारामंडल होता है। ठीक, इधर जैसे आप लोगों ने सुना होगा रोहिणी नक्षत्र, ठीक, ये सब सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, नक्षत्र है। ठीक, नक्षत्र है, याद रखना नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27 है। कितनी है, 27। और एक और कल्पना की गई थी, खोजी गई थी, लेकिन उससे अभी हम लोग को नहीं मतलब है, जो एग्जैक्ट है वो बात करते हैं। नक्षत्र 27 है और नक्षत्र का में 27। फिर इधर क्या है, तारामंडल है, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 88, ये ज़्यादा है। ठीक, याद रखना ये कितने हैं, ज़्यादा है। नक्षत्र 27 है और तारामंडल कितने हैं, 28 है। और एक चीज़, एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक जो ध्रुव तारा है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहते हैं, वो किस, अभी देखिए एनसीईआरटी में 2 शब्द आया था जो नक्षत्र मंडल होते हैं। क्या एक शब्द आया था, क्या आया था, नक्षत्र मंडल। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, या इसी को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, कॉन्स्टिलेशन इसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक, जो अपने पास है, जो देखिए 2 हैं। ठीक, 2 मतलब कि जिनका नाम लिया जा रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से, एक अर्सा मेजर है, एक है अर्सा माइनर।
एक है दोस्तों कौन, अर्सा माइनर, ठीक, अर्सा माइनर। तो सप्त ऋषि पाया जाता है सब। इसमें अगर पूछ देंगे, इसमें पूछ देंगे कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तारा है, ठीक, जिसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं, जिसको देखकर दिशा का पता लगाया जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस तारे को देखकर पृथ्वी पे दिशा का पता लगाया जाता था पहले या अभी भी, तो याद रखना वो कौन सा है, पोल स्टार। क्या है, पोल स्टार। वो किसका भाग है, वो इसी का भाग है। किसका है, इसी का भाग है। पोल स्टार या ध्रुव तारा इसको कहते हैं, ध्रुव तारा, या नॉर्थ स्टार कहते हैं, या उत्तरी स्टार, ठीक, वो आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब देखिए किसका भाग है, ये अर्सा माइनर का भाग है। इसी को कह देते हैं लिटिल बियर। क्या कहते हैं, लिटिल बियर कह देते हैं, याद रखना। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। तो ये भी समझ आ गया। ये नक्षत्र जो है 27 है, तारामंडल क्या है, 28 है, तारामंडल 28 है। अब देखिए तारे के बारे में एक चीज़ और पूछ लेते हैं, ठीक। अब अपनी देखिए गैलेक्सी का नाम भी पता चल गया, मंदाकिनी है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे। और इसी को हिंदी में इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं तो इसी को क्या कह दिया जाता है, दुग्ध मेखला, ठीक। तो आप लोग देखिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ जो है समझ में आ जाना चाहिए एक बार में। हमारी गैलेक्सी का जो नाम है, आकाश गंगा का नाम क्या है, वो मंदाकिनी है। इसी को मिल्की वे भी कह देते हैं इंग्लिश में, और इसी को दुग्ध मेखला कह देते हैं। अब देखिए गैलेक्सी जो है, ये तो गैलेक्सी हो गया, आप लोग समझे। गैलेक्सी के केंद्र में क्या है, केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं, ठीक। जो वो ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं, इसके केंद्र में पाए जाते हैं। जो नए स्टार होते हैं, नए तारे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ। और याद रखिए जो नए तारे होते हैं काफ़ी तापमान उनका भी काफ़ी होता है, ठीक। या हम अच्छा एक क्वेश्चन और रह जाता है, क्वेश्चन तो काफ़ी बन जाएंगे इसमें, ठीक, लेकिन हम लोग भी सब कुछ देख लेंगे यहीं पर। तारों के बारे में एक चीज़ और आती है, इतना अच्छा आप लोग समझ के होंगे, ये हटा दे रहे हैं। पूछ देंगे कि जो सबसे, अपने गैलेक्सी की बात चल रही है, जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है दोस्तों। वो है साइरस। कौन सा है, साइरस, याद रखना आप लोग। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस, ठीक। पूछ दे सबसे जो नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट तारा, या दूसरा सबसे पास का तारा कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा तारा तो समझ ही लिया हम लोगों ने। अब ये भी समझ लेते हैं कि सबसे पास की आकाश गंगा कौन सी है, या गैलेक्सी कौन सी है जो हमारे, मतलब कि देखो हम लोग तो अपनी मंदाकिनी का भाग है, लेकिन जो दूसरी गैलेक्सी उसका क्या नाम है जो सबसे पास है ना। तो नियरेस्ट गैलेक्सी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, नियरेस्ट आकाश गंगा या गैलेक्सी, ठीक। उसका नाम है दोस्तों, याद रखना, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या है, एंड्रोमेडा इंग्लिश में, ठीक। अगर हिंदी में आ जाए तो दोस्तों याद रखना इसे को क्या कहते हैं, देवयानी। क्या कहते हैं, देवयानी। तो काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी इसमें, ठीक। इसी को आकाश गंगा, मतलब इसी को एंड्रोमेडा कहते हैं। जो सबसे पास की हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी है वो कभी पूछ दे तो याद रखना एंड्रोमेडा है, और इसी को क्या कहते हैं, देवयानी कहते हैं। और जो तीसरी है उसको वो NCG करके, ठीक, NCG-C35, ठीक, ऐसे याद रखना, 35 करके, ठीक। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगी कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, जो 3 आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, 3 आकाश गंगा। जैसे अपनी कौन सी है, अपनी हो गई अपनी है, हो गई मंदाकिनी, ठीक, या हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं मंदाकिनी, ठीक। फिर एक कौन सी है, देवयानी सबसे पास में, मतलब कि 3 नियरेस्ट को क्या कहते हैं, वो एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। मंदाकिनी, देवयानी, फिर कौन सी है, NGC6, ठीक। ठीक ऐसे करके, ठीक, NCG6 35, ठीक, 35 है, क्या नाम है, 35 है। ये जो तीन, ये सेकंड, ये जो नियरेस्ट है और ये सेकंड नियरेस्ट है, ये जो तीनों है, इन तीनों को साथ में क्या कहा जाता है, यही 3 जब आकाश गंगा साथ में मिलती है या एक समूह के रूप में होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर, याद रखना।
सुपर क्लस्टर। सब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, सुपर क्लस्टर। तो देखिए क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया। जो तारे हैं वो आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं, इनके पास खुद की ओन हीट और एनर्जी होती है, ऊर्जा और हीट, लाइट सब जो है वो खुद का होता है, प्रकाश। ये गैसों से बने हुए होते हैं, और ये जो गैस है ये स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसको वो काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक, विच दे एमिट इन लार्ज लार्ज मात्रा में, ठीक। इतना समझा गया। फिर देखिए हम लोग किस आकाशगंगा भाग है, मंदाकिनी, मिल्की वे, मेघला, तीनों उसी का नाम है। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं, वो केंद्र के पास पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक। और याद रखना जो तारों की अंतिम अवस्था में तारे जो है वो केंद्र के पास आ जाते हैं, ठीक, केंद्र के पास आ जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे जो है तारों का अंत होता है, कैसे पहले लाल दानव बनते हैं, है ना, रेड जायंट बनते हैं, फिर व्हाइट जायंट बनते हैं, कुछ सुपरनोवा बन जाते हैं, ठीक, जिसको हम लोग अभिनव तारा करते हैं, फिर क्वेसर, है ना, पल्सर, वो सब जो है अभी हम लोग तुरंत समझने वाले हैं। सारा जो है हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक। आप लोग देख रहे हो यूपीएससी कैसा कैसा एग्जाम कर रहा है इस समय। यूपीएससी एकदम अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो जो जरूरी चीज़ें हैं वो तो नहीं छोड़ना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अभी यूपीएससी ये तो पूछेगा नहीं कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, वो तो ये पूछ लेगा कि दूसरी नियरेस्ट कौन है, या तो ये पूछ लेगा कि है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए जो हम बताना चाह रहे थे, प्रोक्सिमा सेंचुरी में जो है जो सबसे पास का तारा है, सेकंड नियरेस्ट तारा है, जो स्टार है, वहाँ पहुँचने में 4 साल लग जाएंगे हम लोगों को, जब हम कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेंगे। लेकिन जो पास की सबसे बड़ी देवयानी, ये क्या है, आकाशगंगा, आकाशगंगा। अगर यहाँ पर हम लोग लाइट की स्पीड से चले, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चले, तो यहाँ पर पता है कितने साल लग जाएंगे, 20 लाख साल। सोच लो, ये सबसे पास की आकाशगंगा है, सबसे पास की, और कितनी है, 100 अरब आकाशगंगा है। ये एक की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो है वो सबसे पास कौन है, देवयानी या एंड्रोमेडा है, जहाँ पहुँचने में हम लोगों को 20 लाख साल लग जाएंगे। और सोचिए ऐसे कितनी आकाशगंगा है, ऐसी 100 अरब 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं जो ब्रह्मांड बनाती हैं, जो क्या बनाती है, ब्रह्मांड। और याद रखना 3 आकाशगंगाएं मिलकर सुपर क्लस्टर बनाती हैं, और एक सुपर क्लस्टर याद रखिए, मंदाकिनी, देवयानी, NCG 635, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक, अब देखिए क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो गया, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखिए, तारों का या सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है, ठीक। याद रखना तारों में कौन सी अंदर क्रिया होती है जिससे उनमें तापमान बना रहता है, वो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, ठीक। अभी धीरे धीरे सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है। पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन है, सूर्य है। सेकंड नियरेस्ट कौन है, तो दोस्तों वो एंड्रोमेडा, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो साइरस तारा है, ठीक, साइरस तारा है। सब समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ याद रखना, तारे के तापमान के आधार पर जो उनका जो रंग है, उनका जो कलर है, वो किस पर डिपेंड करता है, उनके तापमान पर, ठीक। जो कम तापमान वाला होगा, ठीक, जो कम तापमान वाला होगा उनका रंग क्या होगा दोस्तों, रेड होगा, लाल होगा, ठीक, लाल होगा। याद रखना लगभग जो है 5500 डिग्री सेल्सियस इनका ताप होगा। फिर जो मध्यम तापमान का होगा, ठीक, मध्यम तापमान वाला, उसका रंग कैसा होगा, उसका वाइट होगा, सफ़ेद, या कहीं के नारंगी भी कहते थे, ठीक, ऑरेंज। जो हाई तापमान होगा, उच्च तापमान वाला, जिनका तापमान उच्च होगा, उनका कलर होगा कैसा होगा दोस्तों, उनका नीला कलर होगा। कैसा होगा दोस्तों, नीला कलर होगा। तो सबको समझ में आ रहा होगा ना आपको सही से। देखिए इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमने आपको बताई है, जो कि एनसीईआरटी में दी नहीं गई है क्लास 6 में, लेकिन अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हम लोग जल्दी से देखेंगे कि तारों का जो है वो पतन कैसे होता है, या तारे अपने अंतिम अवस्था में कैसे पहुँचते हैं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि जो तारों का अस्तित्व जो है वो कैसे समाप्त होता है, या तारा अपनी अंतिम अवस्था में किस रूप में आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, याद रखना, एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर सीमा, ठीक, मतलब कि चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर था उनका नाम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही, याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए ब्लैक होल की खोज किसने की थी, ठीक,
ब्लैक होल या कृष्ण विवर कुछ भी आ जाए। तो दोस्तों याद रखना किसने की थी ब्लैक होल की खोज? चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर जी ने की थी। उन्होंने ही एक चंद्रशेखर सीमा दी थी और उन्होंने कहा था कि जो अगर कोई भी जो स्टार अगर उसका जो द्रव्यमान है या वो जो है सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है, ठीक, 1.44 गुना बड़ा है, ठीक, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो एक अभिनव तारा या सुपरनोवा बन जाएगा, ठीक, सुपरनोवा बन सकता है। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान छोटा है तो क्या बनेगा, वो लाल दानव तो दोनों बनेंगे, मतलब इसी को कहते हैं रेड जायंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद विस्फोट होगा, ठीक, तो ये जो है ये सफेद वामन बनेगा, काला वामन, इसमें जो होता है विस्फोट होता है। तो याद रखना अगर 1.40 अगर सूर्य के, ये अगर चंद्रशेखर सीमा से कम है किसी तारा, कोई जो तारा है वो सूर्य के इस द्रव्यमान से कम है, ठीक, सूर्य के इतने साइज से कम है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, तारों की जो अंतिम अवस्था कब आएगी, जब उनमें जो ये ईंधन होगा, ईंधन किस रूप में होता है, वो हाइड्रोजन हीलियम के रूप में होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में, याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में होता है ये, ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में जब ये खत्म होने लगता है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो बहुत बड़े स्टार होते हैं काफ़ी मात्रा में इनका यूज कर लेते हैं तो वो जल्दी खत्म होते हैं, लेकिन जो छोटे स्टार होते हैं वो धीरे धीरे इनका यूज करते हैं, है ना, तो वो काफ़ी टाइम उनका जो पीरियड होता है वो लॉन्ग पीरियड होता है। तो जो हाइड्रोजन हीलियम होता है ये ईंधन के रूप में होता है, याद रखना। और याद रखना जो तारे जो है वो प्लाज्मा के रूप में होते हैं, किस में होते हैं, प्लाज्मा के रूप में, उनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, काफ़ी ताप और दाब से जो होती है चीज़ें प्लाज्मा के रूप में होती है, ठीक, याद रखना। तो जो लोग कहते हैं ना, आ ले चले तुझे तारों के शहर में ले भी ना जाना, आप लोग चले भी मत जाना, जो भी हो, तारों के शहर में प्लाज्मा है, प्लाज्मा जल के राख हो जाएगा इंसान। सन 1.4 ये इतना समझा गया, लाल दानव, सफ़ेद वामन, काला वामन, ठीक, याद रखना सफ़ेद वामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं। जब इसका इधर खत्म होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, बड़ा होकर क्या बनता है, ये लाल दानव, रेड जॉइंट, लाल लाल सा दिखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये व्हाइट वामन, मतलब कि व्हाइट ड्वार्फ बनता है, वामन का मतलब ड्वार्फ, ठीक, तो व्हाइट वामन या रेड वामन इंग्लिश में देते हैं या हिंदी में, आप लोगों को याद रखना। सफेद वामन इसको क्या कहते हैं, याद रखना, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये काला वामन बन जाता है या ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। उसको ये जो है ये रेड जायंट है, याद रखना। अगर लेकिन सूर्य से मतलब कि जो चंद्रशेखर सीमा से आगे है, ज़्यादा है, अगर उसका तारे का साइज है द्रव्यमान, ठीक, तो क्या होगा, ये लाल दानों से फिर क्या बनेगा, ये अभिनव तारा। अगर इससे ज़्यादा साइज है तो ये पहले लाल दानों तो बनेगा ही। देखिए ये होता है क्या, ये होता है एवरेज जो है, एवरेज रेड जायंट होता है, ये होता है मैसिव, ठीक, ये मैसिव स्टार बनता है, ये होता है एक एवरेज स्टार। ये जो मैसिव स्टार है क्या करता है, पहले लाल दानव बनता है, फिर अभिनव तारा बनता है, ठीक, सुपरनोवा, और इसी को क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा, क्योंकि इसमें विस्फोट होता है भयानक। फिर जब विस्फोट होता है तो इसमें क्या होता है, इसका जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक, फिर ये क्या बनता है, ये न्यूट्रॉन तारा बनता है। इसके बाद देखिए ये लाइन से पूछ देगा यूपीएससी, है ना। न्यूट्रॉन तारे के बाद क्या बनता है, पल्सर या क्वेसर। इसमें क्या होता है, पल्सर में काफ़ी चुंबकीय तरंग जो होती है वो होती है, ठीक, इसके अंदर। फिर पल्सर के बाद क्वेसर बनता है, फिर उसके बाद ब्लैक होल बन जाता है। और याद रखना ब्लैक होल की जो खोज है वो किसने की थी, वो की थी चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर ने, ठीक, और इन्हीं ने ही चंद्रशेखर सीमा भी इन्हीं के नाम पर पड़ी क्योंकि इन्होंने ही दी थी। इतना समझ में आ गया। और अच्छा ये क्यों दी थी कि जरूरत पड़ी कि ये जो तारा है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने के लिए, तभी उन्होंने ये जो है अपनी जो डेफिनेशन दी थी जिसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारी आकाश गंगा है गैलेक्सी मंदाकिनी, उसका जो सूर्य है वो चक्कर लगा रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। सिंपल सी बात है, सूर्य लगा रहे हैं तो हम लोग भी लगा रहे होंगे साथ में, क्यों, क्योंकि हम लोग सूर्य के साथ ही तो चल रहे हैं, सूर्य हमको बांधे हुए हैं, हमारे जितने भी ग्रह सबको, ठीक, तो कुछ भी बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 25 करोड़ साल, ठीक, जब वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, एक गैलेक्सी है और याद रखना 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं, लगा रहा है, ठीक, तो जो 25 करोड़ साल इसको लग जाएंगे गैलेक्सी का चक्कर लगाने में अपने मंदाकिनी का, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इतना समझा गया। याद रखना सुपरनोवा, अभिनव तारा और विस्फोटक तारा एक ही नाम है, उसी तरह सफ़ेद वामन और जीवाश्म तारा। देखिए आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, जब रिवीजन करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, चीज़ें जो है वो माइंड से हटेगी नहीं, तो इसको रिवीजन जरूर कर लेना। आप आज पढ़िए, फिर उसके बाद कल परसों देख लेना, फिर हफ्ते में एक बार देख ही लेना। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे। अच्छा लगे हाथ, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्या एक होता है एस्टेरॉइड। अच्छा पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर अच्छे से देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
अब दोस्तों हम लोग सूर्य के बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक, या यूपीपीसीएस। अच्छा, एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं कि ये यूपीएससी और पीसीएस के लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा, जो भी एसएससी है ना, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की, वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी एनसीईआरटी जो पढ़ना है वो काफ़ी ज़रूरी है। अभी आप लोग देख लीजिए पेट के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे थे, लोग तो मेमे बना रहे थे कि एग्जामिनर जो है वो धोखे से आर ओ की जगह पीसीएस का पेपर बना बैठा, मतलब कि पीसीएस का पेपर दे दिया और पेट का पेपर कहीं रख के भूल गया, ठीक। तो आप लोग समझ लीजिए जो एग्ज़ाम का स्तर है वो कैसा होता जा रहा है। तो आप लोग जितना अपने आप को अपग्रेड रखो और एग्जामिनर का माइंड समझ के चलो तो उतना ही बेटर रहेगा। अब देखिए जो केस ये तो हम लोगों को पता है कि जो सूर्य की दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर अर्थ से लगभग, है ना, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। फिर बात आती है जो सूर्य का केंद्र, उसका तापमान कितना है। जो सूर्य का केंद्र का तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन बाहर जो सतह है उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन का मतलब हो गया जाके लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जो काफ़ी होता है, बहुत होता है। इसका जो दृष्टिगोचर भाग होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, खाली उतना ही, वो कौन सा भाग है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जिसका जो तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। तब समझ लो हम लोग देख सकते हैं इसको। और 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस कहाँ देख पाओगे। फिर जो सौर कलंक है, प्रकाश, अच्छा ये पूछ देगा कि सौर कलंक और सौर ज्वाला जो है वो किस में होता है। सौर कलंक किस में पाए जाते हैं? ये प्रकाश मंडल ही में पाए जाते हैं, आप लोग याद रखना। और जो सौर ज्वाला की बात करते हैं वो किस में होती है? वो प्रकाश मंडल में। और जो प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी से इसे पूछते, इसलिए हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए इसी जगह पे। प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है उसी को कोरोना या किरीट कहते हैं। और ये ओनली सूर्य ग्रहण में ही दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण में ही दिखाई देता है। अब देखिए जो क्रीमोस्फेयर है, ये जो है ये आरंभ प्रकाश मंडल के ऊपरी परत जहाँ एच कम हो जाए, इसका आरंभ कहाँ होता है? क्रीमोस्फेयर का। अगर क्रीमोस्फेयर पूछ दिया आपके एग्जाम में, तो क्रीमोस्फेयर का जो आरंभ है वो प्रकाश मंडल की ऊपरी परत जहाँ पर हाइड्रोजन माइनस जो ऋणात्मक हाइड्रोजन होता है वो कम हो जाता है, ऋणात्मक हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाता है, वहीं पर जो है इसका आरंभ होता है। याद रखना क्रीमोस्फेयर का। तो ये समझ गए आप लोग। केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जो दिखाई देता है वो भाग कितना है? तो दोस्तों वो है वो है मतलब कि जो दिखाई देने वाले भाग का क्या नाम है? प्रकाश मंडल। ठीक। सौर कलंक कहाँ होते हैं? प्रकाश मंडल में ही होते हैं। प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है उसी को कोरोना, है ना, कोरोना या किरीट कहते हैं, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। और जो प्रकाश मंडल की ऊपरी परत जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाता है उसी को क्रीमोस्फेयर कहते हैं। फिर देखिए फोटोस्फेयर की बात कर लेते हैं। जो सौर कलंक है, ठीक, जो सौर कलंक है या ठंडे काले धब्बे, ये इसी में होते हैं, ठीक। सौर कलंक जो कि हम लोगों ने ये बात की थी ना, तो इसी का भाग है। जो फोटोस्फेयर है ये प्रकाश मंडली की बात चल रही है अभी, फोटोस्फेयर जो इसी में पाए जाते हैं। और देखिए प्रकाश मंडल में तो सौर कलंक होता है, लेकिन प्रकाश मंडल में भी फोटोस्फेयर वाले भाग में ठंडे व काले धब्बे पाए जाते हैं जिसको सौर कलंक कहते हैं। अगर पूछ दे कि इसकी खोज किसने की, तो दोस्तों इसकी खोज की गैलीलियो ने। ये एक गैसीय संरचना है, ठीक, और सूर्य की बाह्य प्रकाशिक सतह है। याद रखना, सूर्य की हमने अभी बात कर रहे थे ना, प्रकाश मंडल, तो ये सूर्य की बाह्य प्रकाशिक सतह है और इसमें ही फोटान की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फोटान की अधिकता पाई जाती है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जल्दी से जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रह है, जो सूर्य से दूरी के हिसाब की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सूर्य के सर्वाधिक पास ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। तो इससे देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कक्षीय गति सर्वाधिक किस ग्रह की है सौर मंडल में? तो याद रखना वो बुध ग्रह की है, ठीक। इसकी जो कक्षीय गति, इसकी स्पीड क्या है? 48 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद कह रहे जो सर्वाधिक तपांतर है, मतलब कि यहाँ जो दिन है वो बहुत गर्म और जो रातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्फीली होती है। इसलिए याद रखना आप लोग शुक्र ग्रह मत लगा देना, क्योंकि शुक्र में भी ऐसा होता है। तो अगर सर्वाधिक तपांतर पूछ दे तो वो कहाँ पाया जाता है? वो बुध ग्रह में ही पाया जाता है। इसमें वायुमंडल नहीं है, उपग्रह एक भी नहीं है। याद रखना एक क्वेश्चन आ जाता है किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से आप लोग क्या लगाएंगे? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखिए अब आ जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक। ये सर्वाधिक पास भी है,
ठीक, किसके? सूर्य के। अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? एमबीईएम जेसन, एमबीईएम जेसन। तो ये मरकरी, फिर वीनस, शुक्र। शुक्र जो है इसी को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, और याद रखना इसी को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह। हम हैं नीले, पति हैं पीले, याद रखना। और इसी को सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ये वेस्ट की तरफ जो है, ये वेस्ट की तरफ दिखाई देता है, उगता है, और पूरब में जो है वो अस्त होता है। तो याद रखना इसको ही सांझ का तारा कहते हैं और भोर का तारा कहते हैं। ठीक, ये वेस्ट में उगता हुआ दिखाई देता है पश्चिम में, और जो पूरब में है वो क्या होता है? पूर्व में अस्त होते हुए दिखाई देता है। तो याद रखना इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका आकार, अच्छे झुकाव, जो इसका झुकाव है और जो द्रव्यमान है उसके हिसाब से जो है इसको पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है। ठीक, पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है। और इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखना बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक, याद रखना। फिर जो इसमें CO2 की अधिक मात्रा है 90 to 95%। ठीक, 90 to 95%। परिक्रमण जो दिशा है इसकी उल्टी है, पूरब से पश्चिम। और याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए किस ग्रह की परिक्रमण जो दिशा है वो उल्टी है, यानी कि दक्षिणावर्त है, तो उसको आप लोग याद रखना पूर्व से पश्चिम किसकी है? एक तो शुक्र ग्रह है और दूसरा सेकंड जो है वो अरुण ग्रह है। इसका आप लोग रिवीजन जरूर कर लेना। फिर जो है वो सर्वाधिक जो लंबे दिन रात है, सभी ग्रह में सर्वाधिक लंबे और दिन और रात किसके होते हैं? तो याद रखना वो किसके होते हैं? वो शुक्र ग्रह के होते हैं। इसके बाद पृथ्वी। ठीक, अर्थ जिसको हम लोग ने पढ़ा था ना, अर्थ आता है। ठीक, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है इसको भी हम लोग चंद्रमा के साथ में देख लेंगे तुरंत ही। ठीक, तो पृथ्वी के बाद जो आता है मंगल, इसको पहले देख लेते हैं। मंगल जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए मंगल का जो लाल ग्रह है इसका रीजन क्या है, लाल ग्रह का रीजन, तो याद रखना इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इसका उपग्रह क्या है, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, है ना, जो दो फेमस उपग्रह हैं। तो एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है, यूपीएससी तो डीप में जाकर पूछ सकती है कि सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है? तो मंगल का वो कौन सा है? डिमोस। याद रखना वो उपग्रह कौन सा है? वो डिमोस है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी याद रखना ओलंपस मॉन्थ, वो कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह में। और अगर सर्वाधिक आ जाए, देखिए सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो तो ओलंपस मॉन्थ है, लेकिन सर्वाधिक ज्वालामुखी वो कहाँ है आपके? बृहस्पति ग्रह पे। किसमें? बृहस्पति ग्रह में। ये जो सबसे ऊंचा पर्वत है, अपना जो ऊंचा सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है इंडिया का? वो है एवरेस्ट। उसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, है ना, 8848 या 8850 मीटर, कहीं के लिखा मिल जाएगा। ये जो है वो एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा अधिक है, एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा। सबसे ऊंचा पर्वत इसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। कहाँ है? मंगल ग्रह पर। फिर आता है बृहस्पति की बात। हम लोग कहते हैं बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, मंगल लाल ग्रह, बृहस्पति पीला ग्रह। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। और इसका पलायन वेग अगर पूछ दे, देखिए पृथ्वी का कितना है? 11.2, है ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड थे, कितना है। और इसकी बृहस्पति को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गाड्स कहा जाता है। याद रखना ये आ सकती, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हमने अलग से इसको ऐड कर दिया है जिससे कि कुछ भी छूटे ना आपका। इसी को लघु सौर तंत्र जो है, इसी को उपाधि दी गई है लघु सौर तंत्र की। इसी में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और याद रखना नासा ने अपना जूनो मिशन 2011 में किस ग्रह के लिए भेजा था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, उसको याद रखना, बृहस्पति ग्रह के लिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं शनि के बारे में। सर्वाधिक कम घनत्व के कारण इसका घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम प्रति घन। ठीक, प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, प्रति घन है। सर्वाधिक कम घनत्व इसका है। ठीक, किसका? शनि ग्रह का। और सभी ग्रह पे रिंग क्रॉसिंग घटना, इसमें एक रिंग क्रॉसिंग घटना होती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि रिंग क्रॉसिंग जो घटना है वो किस ग्रह से संबंधित है? तो वो शनि ग्रह से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो ये छल्ले पाए जाते हैं, जिसको रिंग कहते हैं, जो शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, रिंग जो पाए जाते हैं, वो 14.7 वर्ष के बाद 14.7 वर्ष में क्या प्रतीत होते हैं कि इनविजिबल, मतलब कि अदृश्य से प्रतीत होते हैं। इसी को कहते हैं रिंग क्रॉसिंग घटना, जो किससे संबंधित है? शनि ग्रह से। इसी को गैसों का गोला कहा जाता है। और इसका जो उपग्रह है टाइटन, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल। देखिए इसकी खोज बृहस्पति की किसने की? गैलीलियो ने। ठीक, याद रखना। अरुण की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने। यह नीले हरे रंग का प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें मेथेन की अधिकता पाई जाती है, CH4 की। ठीक,
और इसी की वरुण में भी मीथेन की अधिकता पाई जाती है, ठीक। इसलिए वरुण का भी जो रंग है वो नीले हरे रंग का प्रतीत होता है। इसका अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है, याद रखना। जो अरुण ग्रह है इसका अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है, इसीलिए इससे जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लेटा हुआ ग्रह। तो अगर पूछ दे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। या इंग्लिश में पूछ दे तो यूरेनस को। वरुण मतलब कि नेपच्यून, इसकी खोज जॉन गाले ने की और इसी को सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी कहते हैं। और इसका जो उपग्रह है ट्राइटन, ये नाम हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है। शनि ग्रह के उपग्रह का नाम टाइटन है, लेकिन अगर ट्राइटन पूछ दे तो वो वरुण ग्रह का है या नेपच्यून ग्रह। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जल्दी से पृथ्वी और जो उसका उपग्रह है चंद्रमा के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं। फिर आज ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। अब दोस्तों हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के विषय पर पढ़ लेते हैं, ठीक। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है किससे? सूर्य से। मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है, ठीक। तीसरा सर्वाधिक पास ग्रह है किसके? सूर्य के। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना है ना, बताना भूल गया आप लोगों को। अगर पूछ दे कि क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड से उसकी पट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की, ठीक, याद रखना। क्षुद्र ग्रह की अगर पट्टी पूछ दे तो कहाँ पाई जाती है, आप लोग याद रखना, ठीक। एस्टेरॉइड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड, ठीक। पहले बना लेते हैं, ठीक, चित्र पूरा बना लेते हैं। देखिए ये जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बुध है, ठीक। यहाँ पर हो गया हमारा वीनस, ठीक। यहाँ पर हो गया क्या? यहाँ पर हो गया हमारी पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी। और यहाँ पर हो गया मंगल, ठीक, मंगल जिसको कहते हैं मार्स। फिर यहाँ पर जो है एक बहुत छोटी छोटी क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ पाई जाती है, जिसको वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो है ये ग्रह के ही भाग है, ग्रह के टूटे हुए भाग है, ठीक। तो ये अगर पट्टी पूछ दे, ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग याद रखना, ये कहाँ पाई जाती है? बृहस्पति और मंगल के बीच में। ये कौन सा ग्रह है? ये मंगल है। और ये कौन सा है? ये है बृहस्पति, ये है बृहस्पति ग्रह, ठीक, याद रखना आप लोग। तो यहीं पर क्या पाई जाती है? यहीं पर पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ठीक, याद रखना। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? हमने बता दिया, ये भी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक। इसी को एस्टेरॉइड भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक, इसी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक। इसी को एस्टेरॉइड कहते हैं। मेटेरॉइड्स किसे कहते हैं? उल्का पिंड। तो दोस्तों याद रखना, उल्का पिंड कौन है? वो छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? वो छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं, ठीक। स्मॉलेस्ट रॉक, पीस ऑफ रॉक, वो बहुत छोटे मतलब कि टिनी बहुत छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं। ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के काफ़ी पास आ जाते हैं, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले, ठीक, एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले वो सबसे ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आके क्या होता है? जल जाते हैं। जहाँ आयन मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक, वहाँ पर आके जल जाते हैं। लेकिन जो कुछ बहुत बड़े होते हैं वो पास में आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पास में आ जाते हैं, ठीक। जिसको कोई कह देता है ये देखिए टूटा हुआ तारा है, ठीक, टूटा हुआ तारा जा रहा है। हालांकि वो उल्का पिंड होता है, वो टूटा हुआ तारा नहीं होता है। जो कम जल पाते हैं, ठीक, तो वह कहीं पृथ्वी पे गिर जाते हैं, गड्ढे बना देते हैं, ठीक, बहुत सारे गड्ढे जो है। और माना जाता है कि जो ऐसा कोई विशाल का उल्का पिंड जो था वो पृथ्वी से टकराया था, उसी वजह से जो है डायनासोर का अंत हुआ था। उस पर कभी फिर बात करेंगे। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक। याद रखना, जो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स की जो पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। और उल्का पिंड किसे कहते हैं? ठीक, उल्का पिंड जो होते हैं बहुत मतलब कि टिनी पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं, ठीक। अब देखिए पृथ्वी के बारे में हम लोग समझ लिया, ठीक। इसका अच्छा जो शेप है वो क्या है? भूआपजॉइड है। और एक चीज याद रखना, पृथ्वी जो बनी है, जो भूगोल है वो जो है वो ज्योग्राफिया, दो शब्दों से मिलकर बनी है। ज्यो का मतलब होता है भू और इसका मतलब होता है वर्णन, ठीक, वर्णन, ठीक, वर्णन करना, ठीक। और ये किससे? ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसी से बना ज्योग्राफी, मतलब पृथ्वी का वर्णन। अच्छा एक चीज़ और आ जाती है जो एनसीईआरटी में दी गई है, जियो। अगर जियोआइड पूछ दे, जियोआइड का मतलब होता है क्या?
भूभाग या पृथ्वी का आकार, ठीक, जो पृथ्वी का शेप है वो आ गया भूभाग। फिर पूछ देते हैं ज्योमेट्री, ठीक, तो ज्योमेट्री अगर पूछ दे तो याद रखना क्या हो गया, पृथ्वी का मापन, ठीक, मापन हो गया पृथ्वी का, ठीक। और अगर जियोलॉजी पूछ दे, ठीक, जियोलॉजी, जियोलॉजी अगर पूछ दे दोस्तों तो इसको आप लोग क्या बताएंगे, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक, पृथ्वी का जो अध्ययन है वो जियोलॉजी से संबंधित है। ये एनसीईआरटी में पॉइंट दिया था तो यहाँ पर हमने कवर कर दिया, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, अगर पूछ दे कि सूरज का व्यास कितना है, ठीक, जो डायमीटर है वो सन का कितना है, तो याद रखना कितना है, 25 लाख किलोमीटर है कुछ, ठीक, समथिंग 25 लाख किलोमीटर, ठीक। ये जो स्पिन है वो अपना 25 लाख किलोमीटर है। ये जो सन है, जो सन है ये अपने अक्ष के प्रति कितनी देर में घूम जाता है, मतलब कि खुद में स्पिन जो है, इसका स्पिन है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब कि जैसे लट्टू घूमता है उस हिसाब से, तो कैसे घूमता है वो पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर अच्छे से कवर कर दिया है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया था वो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे यहाँ पर अच्छे से ले लिए हैं, कवर कर दिए हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों को लगी होगी, ठीक। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। और इस वीडियो और इस YouTube के चैनल के माध्यम से आपको अपने एग्ज़ाम को, चाहे PCS हो चाहे UPSC, क्रैक करते में काफ़ी जो है वो आसानी होगी या काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम डेली ही क्लास लेंगे। अभी हम लोग लक्ष्मीकांत भी इसमें कवर करेंगे, इकोनॉमी की एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे ना, अर्थव्यवस्था की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है सब जो है इसमें स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग सीसैट भी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी UPSC को सीसैट से डर लगता है, UPSC एस्पिरेंट को, उनको डरने की नीड नहीं है। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग सब जो है वो अच्छे से कवर की जाएगी और कैसे सिलेबस UPSC के अकॉर्डिंग जैसे UPSC क्वेश्चन बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलेंगे और 6 से 12 पूरी जो एनसीईआरटी है, कंप्लीट एनसीईआरटी 6 से 12 तक हम लोगों को कवर कर देंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करना, ठीक। थैंक यू सो मच।